दिख रहा है वहां से? चले, लेट्स स्टार्ट। डाल लीजिए हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। शुरू के 4-5 पेजेस छोड़ दीजिएगा चैप्टर की हेडिंग डालने के पहले। आपको बताया था क्यों? इसमें आप अपना सिलेबस लगाएंगे और रिड्यूस सिलेबस लगाएंगे, राइट? जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस अगर आपके माइंड में प्रैक्टिकली बैठा हो तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। कल भी मैंने बताया था, जस्ट लीव सम पेजेस बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर। पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? उसकी सिलेबस की आप निकाल सकते हो सीबीएसई पे, बट मैं डाल दूं। I've introduced the electrostatics yesterday. It's fine enough. Let's start again. अच्छे से सुनिएगा, राइट? कल भी मैंने इसी प्रॉपर एग्जांपल से शुरू किया था कि आप जब भी कार का डोर टच करते हो गर्मी में या थोड़ी देर बाद, यू विल फील अ सडन शॉक। उसके बाद अगर आप स्वेटर, वो देखी होगी आपने वूलन वाली, उसको भी आप उतारते तो आपको एक स्पार्कल सा समझ में आता है। उसके बाद आप एक वो फिनोमेना करते हो जिसमें आप कुर्सी पे बिठाल के पीछे से कपड़ा मारते हो और देखते हो कि जब टच करते हैं तो आपको एक सडन शॉक और स्पार्कल दिखता है। फाइन। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्केल को रब करके कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया होगा, याद? स्केल को रब करके कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया होगा आपने, ये फिनोमेना भी किया होगा, राइट? दीज ऑल फिनोमिनाज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कल भी मैंने ये वर्ड किया था यूज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये, इसका एक प्रॉपर नेम है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जिसके कारण आपको ये सडन लाइटनिंग या शॉक दिख रहा है। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट चार्जेस, यू शुड नो व्हाट इज चार्ज, एंड बिफोर गोइंग थ्रू चार्जेस, यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। जैसे आपने बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में सुना होगा, ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, उसी में से एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, आपके सामने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। अब जब चार्जेस आपके रेस्ट में है, उसके कारण जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं वो सब के सब आप किसके अंदर पढ़ोगे? इस ब्रांच के अंदर। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मेन ही वो फिनोमिनाज है। चैप्टर नंबर 1 आपका कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला फिनोमिना जो चार्जेस के कारण होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे भी पहले फिनोमिना जो होता है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहीं पे बैठो कॉर्नर पे।
आगे पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चारों के चारों चैप्टर फिनोमेनाज हैं जो किसके कारण होते हैं? चार्जेस एट रेस्ट के कारण। So chapter number 1 and chapter number 2 comes under the branch which is called electrostatics. Electrostatics is the branch of physics which deals with the phenomena of electric field, electric force, electric potential, electric capacitance due to charges at rest. Charges आपकी किस पे है? Rest पे। उसी के कारण ये सारे phenomena होते हैं। So this branch is called electrostatics. उसके बाद I have introduced you to the charge. What is charge? Basic quantity. Now charge को समझना है तो again you have to shift to class 11 जहां पे आपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जाना था। वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 में से एक फोर्स की स्टडी आप क्लास 11 में कर चुके हो विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन। दूसरे फोर्स की स्टडी आपको यहां करनी है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइन। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने के लिए व्हाट इज द बेसिक क्वांटिटी यू हैव रिक्वायर्ड? मास, राइट। अगर बॉडी के पास मास है तो बॉडी कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन अ सिमिलर मैनर अगर बॉडी के पास चार्ज है तो बॉडी कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। A body requires a basic physical quantity which is known as charge, due to which any body can experience a electrostatic force. आप पढ़ते हो gravitational force is due to the mass of the body. In a similar manner, electrostatic force और इसका छोटा नाम है electric force is due to the charge on the body. Hello, hello, हाँ सर, हाँ 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 शोएब है सर। हाँ सर, एक मिनट। फाइन। तो किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो उसके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए? चार्ज। यहीं से चार्ज की डेफिनेशन बनती है। योर फर्स्ट राइटिंग पर्पस जहां पे आप लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ चार्ज विच स्टेट्स दैट द चार्ज इज अ फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, राइट, ड्यू टू विच एनी बॉडी कैन एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द यूनिट ऑफ चार्ज यू ऑलरेडी नो, कूलम, राइट। Another thing you know about charge is the dimensional formula, which is 80. ये सब निकालना आपको आता है, राइट। पूछेगा नहीं बट एक आध क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में फंस गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका नहीं पूछेगा, आपको किसी और का पूछेगा, आपको इसका पूछेगा अगर बाय चांस पूछेगा तो। या आपको भी ग्रेविटी उसमें मिलेगा EMW में, सबसे थोड़ा हटके है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला C का होता है, स्पीड ऑफ लाइट का, LT माइनस। देखने में थोड़ा सा ऐसा, इसीलिए कभी कभार पूछ लेता है। पहले कॉम्पिटिटिव में आता था, बहुत पहले, 5 6 7 साल। खैर, सो इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइन। तो चार्ज मैंने आपको बता दिया कि चार्ज क्या है। नाउ चार्ज कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, एक और बात, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी के पास मास ना हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास चार्ज ना हो। एनी बॉडी कुड बी न्यूट्रल, any body could be charged, right? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि हमेशा ही लगेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पे न्यूट्रलिटी है वहां पे नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसके? ग्रेविटेशनल। फाइन। तो चार्जेस, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? कौन कौन से? Positive and negative. Now Franklin, great scientist at that time, has done some experiment. उन्होंने वही किया कि एक ग्लास की रॉड ली और एक रबर रॉड ली। फाइन।
अभी ये ग्लास की रॉड है और एक रबर की रॉड है। ये ग्लास की रॉड अभी न्यूट्रल है, रबर की रॉड भी क्या है, न्यूट्रल। उनने लिया और सिल्क क्लॉथ से इसको घिसा। पहले किसको घिसा? ग्लास की रॉड को। ग्लास की रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से घिसा तो उन्होंने देखा कि ग्लास की रॉड अब क्या हो चुकी है, चार्ज। और ग्लास की रॉड पे मान लो कुछ चार्ज आए हैं, वो कौन से चार्ज हैं? ए। कौन से? ए। नाउ ही टुक द रबर रॉड, और उन्होंने रबर रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से क्या किया, रब किया। ही फाउंड दैट कि रबर रॉड पे भी कुछ चार्ज आए, बट उन्होंने देखा कि जो चार्ज रबर रॉड पे आए हैं उन चार्ज का नेचर ग्लास रॉड के चार्ज से क्या है, अलग है। अब ये चार्ज अगर अलग है तो इनका नाम उन्होंने क्या दिया? यहां पे भी सिल्क क्लॉथ था, यहां पे सिल्क की जगह दूसरा नाम लेना है तो फर ले लो। क्या ले लो? फर। तो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपन ने एक हाथ में ग्लास रॉड रही, उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया, दूसरे हाथ में रबर रॉड रही, उसको कौन से क्लॉथ से? फर से रब किया। देखा कि ग्लास रॉड पे एक चार्ज आया है, रबर रॉड पे एक चार्ज आया। ही फाउंड दैट कि ग्लास रॉड के चार्ज का नेचर और रबर रॉड के चार्ज का नेचर क्या है, अलग अलग। राइट? लेकिन उन्होंने एक और चीज फाइंड की कि देखो, अगर रब करने से ग्लास रॉड पे चार्ज आया तो ऑफकोर्स सी बात है सिल्क क्लॉथ पे भी क्या आया होगा, चार्ज। दोनों बॉडीज चार्ज हुई होंगी। और अगर इनको रब करने से रबर रॉड पे चार्ज आया तो फर पे भी क्या आया होगा, चार्ज। राइट? अब उन्होंने फिर से देखा, वो देख रहे हैं कि इनका नेचर सेम है और इनका नेचर सेम है। मतलब वो कुछ भी करे, रब करे, दुनिया का कोई भी रॉड ले, जो मटेरियल ले जो चार्ज हो रहा है, वो देख रहे हैं कि कुल मिला के दो ही टाइप के नेचर मिल रहे हैं उनको। कितने टाइप के नेचर मिल रहे हैं? तो जो चार्ज उनको ग्लास रॉड पे मिला वो चार्ज उनको किस पे मिला, फर। जो चार्ज उनको रबर रॉड पे मिला वो चार्ज उनको किस पे मिला, सिल्क। तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया और जो रबर रॉड पे चार्ज आया, उन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग। तो उन्होंने देखा कि दो नेचर के चार्ज मिल रहे हैं। अब उनका नाम वो ए और बी दे सकते थे, लेकिन उनका नाम उन्होंने क्या दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस जो उनको ग्लास रॉड पे चार्ज मिला उसका नाम उन्होंने क्या दिया, पॉजिटिव। जो उनको रबर रॉड पे चार्ज मिला उसका नाम उन्होंने क्या दिया, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना बात की कहानी है। जब फ्रैंकलिन ये सब कर रहे थे तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो हम बाद में कहेंगे कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज। और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क क्लॉथ ने क्या किया है, गेन। ये बात की कहानी। फिलहाल के लिए तो दो नेचर उनको मिले, एक का नाम उन्होंने क्या दिया, पॉजिटिव, एक का नाम उन्होंने क्या दिया, नेगेटिव। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक ग्लास रॉड को चार्ज किया है, कौन सा चार्ज आया है इस ग्लास रॉड पे, पॉजिटिव। लो एक और कर लो चार्ज। ऐसे उन्होंने एक रबर रॉड को चार्ज किया है, इस पे कौन सा चार्ज आया है, एक और कर लो। राइट? तो जब एक ग्लास रॉड के पास वो दूसरी ग्लास रॉड ला रहे थे तो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से क्या कर रही थी, रिपेल। और एक रबर रॉड के पास जब दूसरी रबर रॉड ला रहे थे तो वो भी एक दूसरे से क्या कर रही थी, रिपेल। और जब ग्लास रॉड के पास सिल्क रॉड ला रहे थे तो वो एक दूसरे से क्या कर रही थी, अट्रैक्ट। राइट? तो नाउ ही इज गिविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन्होंने कहा कि जो इन रॉड्स पे चार्जेस आए हैं, इन चार्जेस के आने के कारण ये रॉड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही है, इंटरेक्ट। मतलब इफ दीज रॉड्स हैव चार्ज दे कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी के पास चार्ज है तो वो बॉडी कौन सा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक। फ्रैंकलिन प्रूव दैट। वो कहेंगे कि अगर बॉडी चार्ज हुई है, अगर रॉड के पास चार्ज है, तो आप देख पा रहे हो कि वो रॉड एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। ईदर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे आर रिपलिंग ईच अदर। तो वो कहेंगे नंबर वन दैट इफ एनी बॉडी हैज द चार्ज
they can exert force on each other and interact. नंबर टू, दूसरा कंक्लूजन वो देंगे that like charges repel each other and unlike charges attract each other. उन्होंने देखा कि दो ग्लास रॉड को जब पास में लाते हैं तो वो रिपेल करती है, और एक ग्लास और एक रबर को लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, अनलाइक. तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल, सॉरी वाइस वर्सा. ठीक है, पता है आपको ये चीजें. इसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़े तब जाके इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई. कौन सी थ्योरी आई? इलेक्ट्रॉनिक. यही ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हम इस टाइप से बना लें. ठीक, ये हमारी कौन सी रॉड है? ग्लास रॉड. ये कौन सा क्लॉथ है? सिल्क क्लॉथ. दोनों को क्या किया? रब. इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करते रहना. ठीक, अभी दोनों की दोनों क्या है? न्यूट्रल. दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो 6 प्रोटॉन्स, टोटल चार्ज 0. फाइन. जैसे ही रब किया तो देखा गया कि ग्लास रॉड का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? फाइन. अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक्स्ट्रा एक नेगेटिव चार्ज. तो ग्लास रॉड की जो एफिनिटी है, व्हाट इज द टर्म मींस एफिनिटी? मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो ग्लास रॉड की जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ज्यादा. और सिल्क क्लॉथ की जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ज्यादा. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? लूज. और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? सिल्क क्लॉथ. जिसके कारण ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. फिलहाल अभी भी पूरे सिस्टम का चार्ज देखोगे तो क्या है? 0. यहां से चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती. कौन सी? रब करने के बाद दोनों बॉडीज पे चार्ज आ गया. स्टिल इफ यू फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, that the total charge of a system is conserved. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. Property number 2 है ये, conservation of charge. Property number 1 है additivity of charge. पढ़ेंगे अपन इसके बाद. फिलहाल यहां तक की कहानी क्लियर. लिख लीजिए थोड़ा सा. चलिए डालिए आइडिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हाँ, इंटरेक्शन से पता ऐसे चला कि नाउ दीज बॉडीज आर एक्सर्टिंग, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. अगर मान लो दो बॉडीज वो ला रहे हैं, अब एक ग्लास रॉड को चार्ज कर सकते हो, दूसरी को भी कर सकते हैं. तो उन्होंने देखा कि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी फिनोमेना के कारण तो कर रहे होंगे ना. तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को नेम तो देना था. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के कारण वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? चार्ज. द ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the branch of physics which deals with the study of electric field, electric force, electric field, electric potential, comma capacitance, CAPA, due to
due to charges at rest, due to charges at rest. It's called electrostatics. It's called electrostatics. Examples लिख लीजिए. A little shock. Example number 1. A little shock while opening the door of the car. While opening the door of the car. Charge. Heading. Electric charge. Charge is a physical quantity. Charge is a physical quantity which causes the matter, which causes the matter to experience electric force. To experience electric force. SI यूनिट लिख लीजिए और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए. कूलम. कैपिटल C से डिनोट करते हैं. Heading. Two types of charges. Two types of charges. लिखिए इसके अंदर. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, glass rod is rubbed with a silk cloth, comma, electric charge appears on it. Electric charge appears on it. Opposite to the silk cloth. Opposite to the silk cloth. Full stop. Para change. When a rubber rod is rubbed with the fur comma, electric charges appear on it. Opposite to the fur. Full stop. Para change. Franklin. 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 Called
the charge on the glass rod as positive. Franklin called the charge on the glass rod as positive, and that on the rubber rod as negative. ये तीनों डायग्राम बनाइए और सीधा कंक्लूजन्स लिखिए. इन डायग्राम में कोई इश्यू है तो पूछिए. अदरवाइज मैं पूछूंगा. देखिए कंक्लूजन नंबर 1. चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलो. कंक्लूजन नंबर 1, चार्ज ऑब्जेक्ट्स interact by exerting force on each other. दूसरा लिखिए. Like charges repel each other and unlike charges repel each other and unlike charges attract each other. Fine, full stop. Okay. हाँ सिद्धार्थ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -90 कूलम. और एक प्रोटॉन पे साइन बस चेंज होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव. मतलब जो ग्लास रॉड का चार्ज था वो किसके पास है? प्रोटॉन के पास. और रबर रॉड का चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास. इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1.6 into 10 power -90 and a proton has a charge of +1.6 into 10 power -19 coulomb. Right. My question to you is, अभी आपने देखा था, अच्छे से देखिएगा. अब यहां पे प्रोटॉन भी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन भी है. जब रब किया तो ट्रांसफर क्या हुए? इलेक्ट्रॉन. Why the protons and neutrons are not participating? किसको पता है? Why the protons and neutrons are not participating here?
and only the electrons are participating? और कोई इनके अलावा? हाँ श्रेया, तो न्यूक्लियस में रहने से क्या है? ऐसा क्या है न्यूक्लियस में रहने से जो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे? बट हाँ, सोचो सोचो, ठीक जा रही हो। ऐसा क्या है न्यूक्लियस में रहने से जो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे? ठीक है, वो न्यूक्लियस में है ना? नहीं है? क्यों? गुड, दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपने 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्स पढ़े हैं, उन चारों बेसिक फंडामेंटल फोर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। वो सिर्फ कहां लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। 10 पावर 98 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर इतने स्ट्रॉन्गर फोर्स से वो बाउंड है, तो इतने आसानी से तो वो नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे, राइट? But they are inside the nucleus, but why they are not participating? Because they are bounded by the strong nuclear force. इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है, तो वो निकल जाएंगे इतने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उन्हें, राइट? सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द चार्ज। ठीक, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन थ्योरी में 1-2 पॉइंट लिख लो। लिखो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी matter is electrically neutral. Matter is electrically neutral. Full stop. However, when two bodies are rubbed together, however, when two bodies are rubbed together, comma, electrons are transferred from one body to another. Electrons are transferred from one body to another. According to their affinity. AFFINITY बोर्ड पे, according to their affinity. Full stop. ये वाला डायग्राम बना लो, राइट? इसको ग्लास रॉड बोल दो, इसको सिल्क क्लॉथ। इस पे प्लस ई आ गया, इस पे माइनस ई। As I said, at the end of the chapter, I will provide you the PDF of this notes. But आप देखेंगे कि जो आपके नोट्स हैं वो ज्यादा एनहेंस्ड है, राइट? वो सिर्फ आपके एडिशन के लिए, अगर कुछ छूट जाए तो आप उससे कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हैं, राइट? फिलहाल तो आप क्लास में ही बनाएंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इन क्लास 12 नॉट टू वेस्ट है। लिखिए नोट, NOTE नोट। ये नोट्स जो आपको लिखवाए जाएंगे बीच बीच में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इनको आप दूसरे पेन से लिखिए, चाहे जैसे हेडिंग डाल के लिखना है। आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे बीच में। देखिए नोट, प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल
Protons are not responsible for the transfer of charges because in the nucleus they are bound, because in the nucleus they are bound by the strong nuclear force. They are bound by the strong nuclear force. ईशा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी जब पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले आउटर मोस्ट शेल के करें, तो बाद में अंदर के। पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, फिर बाद में अंदर के करेंगे। अपन कहते हैं ना, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो आउटर मोस्ट। केमिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं, नॉर्मली पूछ रहा हूं जस्ट। हाँ मोक्ष, लूजली बाउंड रहते हैं वो, नॉर्मल सी बात है, उसने घबराया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये सब, बिकॉज दे आर लूजली बाउंड, राइट। अब क्यों लूजली बाउंड है उसका रीजन अभी पता पड़ेगा जब अपन कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, राइट। अपन देखते हैं ना कि F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन अर्स, ऐसी कुछ फॉर्मूला आपको यहां पे मिलेगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन अर्स। अब देख रहे हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फोर्स का जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव पावर है, इंटरेक्शन है, वो कम होता है। खैर बात की, ठीक है। सब कहां तक लिखा? अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ चार्जिंग या मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चलिए कौन कौन सी मेथड है चार्ज करने की? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब कैसे? अच्छा गुड, एक तो अभी अपन देख ही रहे, ये तो अपन देख ही रहे हैं, ठीक है। एक और आप देखते हो चार्ज करने की मेथड अपने आसपास, मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। मोबाइल के अंदर चार्जर लगाते हो, राइट, सो ट्रांसफरिंग द चार्ज थ्रू द फिजिकल कॉन्टेक्ट। दो हो गई, और एक और जो रिड्यूस इंडक्शन विच इज इन द रिड्यूस सिलेबस नाउ फ्रॉम द लास्ट ईयर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर भी पढ़ लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पर्पस। एक क्वेश्चन पक्का आता है इंडक्शन से, तीनों सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट थी इंडक्शन और वही हटा दी, कंडक्शन और ये तो फर्जी है, ठीक। खैर देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अच्छे से देखिए। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क, राइट, यू कैन आस्क द डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अंटिल अनलेस व्हेन आई एम सेइंग समथिंग। इसके बाद आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द टॉपिक, राइट। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस बैच एंड द लास्ट ईयर बैच इज दे आस्क, देयर इज नो लिमिट। आपको मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितने भी लेवल तक का पढ़ा दूं, उसके बाद भी फिजिक्स खत्म नहीं होती। अंटिल अनलेस यू वोंट आस्क, आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी आपको? डेप्थ। मैं बार बार बोल रहा हूं, द ओनली थिंग जो यहां पे एज अ ड्रॉबैक वर्क कर रही है कि आपकी जो माइंड है वो बहुत स्टैटिक है। या तो आप पूछने के लिए घर से पढ़ के आइए, प्रिपेयर होके आइए, उससे क्या होगा, आपका माइंड भी वर्क करेगा और हमारा माइंड भी वर्क करेगा। ऐसे समझ में सब आता है अच्छे से, हमें पता है, बहुत अच्छे समझ में आता है, बट एक गुड मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए सफिशिएंट नहीं। मतलब मैं तो बहुत सी चीजें पढ़ा देता हूं, लेकिन मैं सब पढ़ा दूंगा, इतना तो प्रिपेयर नहीं हो ना, आपके काम से ज्यादा पढ़ा दूंगा, बट जब तक आपका माइंड एनरिच नहीं करेगा तब तक दिक्कत है। मैं बार बार बोलता हूं, डरिए मत, आपके जो आजू बाजू बैठे उन पर भी कुछ नहीं बनता, और आप पे तो वैसे नहीं बनता, तो इस बात का ध्यान दीजिए, राइट। देखो डरने की बात कहां है, जब आपका रिजल्ट आएगा पहले टेस्ट का,
तब आपकी बेइज्जती की जाएगी, तो उससे डरिए। यहां पे क्या है, यहां पे पूछ लोगे तो फिर वो रिजल्ट अच्छा आएगा, और अभी 10-15 दिन जब तक चैप्टर चलेगा उसके बाद टेस्ट तो है ही, तो देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पेन मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड्स। नंबर 1 चार्जिंग बाय कंडक्शन, और इसी को कहते हैं बाय फिजिकल कांटेक्ट। नंबर 2 फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको आप कह रहे थे अभी क्या, रबिंग। एंड नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, चार्ज को क्या किया है, उत्पन्न किया है। इंडक्शन का प्रॉपर मीनिंग इंड्यूस करना। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज द सिंपलेस्ट वन। मान लीजिए एक बॉडी है जो कि कैसी चार्ज है, पॉजिटिव। ये एक बॉडी है जो कि कैसी है, न्यूट्रल। एक वायर लो और इस बॉडी से इस बॉडी में जोड़, राइट। तो अब इस बॉडी पे भी कौन से चार्ज आएंगे, या फिर एक न्यूट्रल बॉडी लो और इससे क्या कर दो, टच, तो भी उस बॉडी पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव। मतलब हाँ, बिना वायर के भी कंडक्शन होता है, इफ यू टच द बॉडी, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायर लगाओ, इसके अलावा अगर आप मोमेंटरली टच कर रहे हो तो भी सेम चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो यहां पे आप ये देख रहे हो कि जब भी आप कंडक्शन से चार्ज करते हो तो सेम टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है। कैसा चार्ज ट्रांसफर होता है, सेम टाइप। जो चार्ज इस बॉडी पे था वही चार्ज किस पे आया है, इस पे। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू से लेके एंड तक यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम द सीबीएसई टू द एडवांस लेवल। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसे बनती है वो आपको बाद में बताया जाएगा, राइट। मान लो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, राइट। आप एक और बॉडी लेके आए, सेम स्फेरिकल, टच किया, राइट। मान लो इनिशियली इस बॉडी पे कितना चार्ज था, क्यू। कितना चार्ज था, क्यू। अच्छे से देखना मैथमेटिक्स। अभी जब आपने टच किया तो दोनों बॉडी में चार्जेस क्या कर लिए, शेयर। इन दैट केस आपके पास इस बॉडी पे चार्ज अब कितना बचा, और इस बॉडी पे भी कितना बचा। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर सेम। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो कंडक्टर के डायमेंशंस चेंज नहीं करेगा, या तो उसके बारे में लिखेगा नहीं, तो भी आपको क्या लेना है, सेम। मतलब जो चार्जेस का ट्रांसफर वो क्या होगा, Q/2 Q/2। ठीक। अब थोड़ा सा डेप्थ बढ़ाते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये एक बॉडी थी, इस पे इनिशियली चार्ज कितना था, Q। ठीक। एक और बॉडी ली हमने, उस पे कौन सा चार्ज था, मान लो -3Q। अभी दोनों बॉडी को क्या किया हमने, टच। अब दोनों बॉडी पे कितना कितना चार्ज आएगा, now what is the charge on both the bodies? दोनों पे सेम। अरे सिंपल सा है, देखो अभी एक पे क्या था, +Q था, एक पे कुछ नहीं था। चार्ज किया तो दोनों ने कितना कितना ले लिया, Q/2 Q/। एक्चुअल में ये मीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मीन। ठीक। अभी यहां पे तुम्हारे पास Q है, यहां पे -3Q है, तो दोनों का मीन ले लो। तो यहां पे Q प्लस माइनस अपॉन, तो -2Q अपॉन 2, मतलब -Q। इस बॉडी पे भी कितना चार्ज आएगा, और इस बॉडी पे भी कितना चार्ज आएगा, सीबीएसई लेवल। अब बढ़ाता कैसे, 3 स्फीयर लेता है, कितने, 3। एक स्फीयर रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरे को लाएगा। पहले कहेगा तीसरे को लाके हमने पहले से टच किया, फिर कहेगा उसी स्फीयर को हमने किससे टच किया, दूसरे से।
फिर पूछेगा कि जो पहले के दो स्फीयर थे और भी, अब उन पे चार्ज कितना, राइट? तो अब इसकी डेप्थ कितनी भी बढ़ाई जाए, आप बहुत आसानी से कर सकते, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लगाना, मीन। मीन लगाते जाओ, सॉल्व होता जाएगा, राइट? कराया जाएगा क्वेश्चन आपको बाद में। फिलहाल के लिए समझ में आया, दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। वायर को टच करके आपने दूसरी बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज। नंबर 2 इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें से एग्जांपल नंबर 1 आपने कौन सा देखा था, ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया था, रब। तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा आया था, नेगेटिव, राइट? So my question to you is, if this is the marker and I am rubbing this marker with this, airport box, कर दिया रब। अब अगर इन पे चार्ज आया है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करने चाहिए, कर रहे हैं क्या? लेकिन ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से कर रहे थे तो कर रहे थे। तो ऐसा क्या है, क्या दिक्कत जा रही है कि नॉर्मल केस में अभी अपन, ये डस्टर है, मान लो ये एक मार्कर है, इनको भी अपन रब कर रहे हैं, करते रहो बहुत देर तक, उसके बाद हम देख रहे हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। लेकिन इसी की जगह अगर मैं एक स्केल लेता और उसको अपने ड्राई हेयर से रब करता और 10 पार्टिकल्स के पास या कागज के टुकड़ों के पास लेके आता, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये नहीं कर रहे, क्यों? हाँ, बिकॉज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन हर जगह नहीं होता। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होने के लिए यू रिक्वायर अ टू सुइटेबल मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल्स रब करने से चार्जेस इंड्यूस नहीं कर सकते या चार्जेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यू नीड अ सुइटेबल मटेरियल्स टू बी रब। जो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन लिखोगे तो उसमें आप देखोगे कि व्हेन two materials under the suitable conditions or of suitable types are rubbed together, the charges are produced on both the materials of the opposite nature. मतलब जब चार्जिंग बाय कंडक्शन कर रहे थे तो दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आप कोई भी फाइनल आंसर निकालो चार्जिंग बाय कंडक्शन का, दोनों बॉडीज पे आपको हमेशा कैसा चार्ज मिलेगा, सेम, अनटिल अनलेस एक तीसरी बॉडी का इंट्रोड्यूस ना किया जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, सेम। बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, अपोजिट। जब दो सुइटेबल बॉडीज को रब करते हो तो दोनों बॉडीज क्या हो जाती हैं, चार्ज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसकी एक सीरीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जो आपको लिखवा दी जाए। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में बीच में लाया करता है कौन, उस सीरीज के पहले यहां पे आपको ग्लास मिलेगा, ह्यूमन बॉडी मिलेगी, बहुत सारी चीजें, और इस सीरीज के बाद यहां पे आपको सिल्क के बाद एबोनाइट मिलेगा, रबर का ही एक पार्ट है, रबर मिलेगी। सिल्क के पहले जितने आपको मटेरियल्स मिलेंगे इन सबकी एफिनिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। ये सबके सब कैसा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव। सिल्क के बाद जो मटेरियल्स मिलेंगे इनकी एफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। तो ये सब के सब कैसा चार्ज होंगे, नेगेटिव। आपने देखा था ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया था, सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आया था। सिल्क बहुत अल्टीमेट मटेरियल, डिपेंड करता है। अगर सिल्क को तुम ग्लास रॉड के साथ रब करोगे तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। लेकिन अगर सेम सिल्क को तुम रबर रॉड के साथ करोगे क्या, रब, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब सिल्क की एफिनिटी टू लूज और गेन दोनों ही क्या है, अप्रोक्स सेम। तो सिल्क इस सीरीज में कहां लाया करता है, बीच। प्रोसेस नंबर 2 लास्ट, विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं। देखिए, आप बताएंगे न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, लेके आए श्रेया,
इस ग्लास रॉड को अगर मैंने इस न्यूट्रल बॉडी से टच कर दिया तो इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, विच इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी पास लेके आए, टच नहीं किया, अब क्या होगा? अच्छी हैवीली चार्ज ग्लास रॉड लेके आए एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में, और व्हाट हैपेंड? क्या हुआ होगा? टच नहीं किया, चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस अपन ने कम कर दिया बेटा, डिस्टेंस इतना ही है जितना हो सकते हैं चार्जेस ट्रांसफर। गुड, कैसे होंगे, मतलब क्या होगा, ऐसा क्या फिनोमिना होगा इसके अंदर? गुड, पोलराइजेशन होगा। गुड गुड, पोलराइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कैसा मतलब? एक्सीलेंट, गुड। इतना हैवीली चार्ज ग्लास रॉड अगर न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आओगे, नाउ दिस ग्लास रॉड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर साइड क्या हो जाएंगे? अलाइन, राइट। अच्छा, नाउ इस वाली साइड पे आप देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का ही मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। दिस इज इंडक्शन। चार्जेस क्या हो गए? इंड्यूस्ड हो गए। उस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, अभी भी बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि दोनों चार्जेस है। मतलब इसमें से एक चार्ज को क्या हमने निकालना है। निकालने का तरीका क्या है? अर्थिंग। क्या है? अर्थिंग। मतलब अपन इस वाली साइड को क्या कर दो? अर्थ। क्या कर दो? अर्थ। जैसी अर्थिंग करोगे, ठीक है, एक तो आपके घर वाली जिसमें आप वायर से अर्थ में डाल देते हो चार्जेस एक्स्ट्रा। दूसरा एक और तरीका है, आप स्फीयर के इस साइड को अपनी फिंगर से क्या कर लो? टच। अगर आप मोमेंटरली टच भी करोगे तो भी आपकी बॉडी से चार्जेस कहां चले जाएंगे? अर्थ। जैसे ही आपने इसको क्या किया? अर्थ किया। अब आपका केस क्या बचा? ये गए खाली, ठीक। और जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को अब दूर लेके जाओगे, खत्म हो गया इसका काम। इसने नेगेटिव चार्ज छोड़ दिए, ये नेगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। हमने न्यूट्रल बॉडी को कैसा चार्ज कर लिया? नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। वी हैव चार्ज द न्यूट्रल बॉडी एज नेगेटिव। तो हम कौन सी रॉड लेके आए थे? ग्लास। ना प्रियांश, अगर मुझे इस न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करना है, हाउ कैन आई इंड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी? अभी मैंने इस बॉडी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस किया? नेगेटिव। अभी फिर से इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल बॉडी है, उस पर मुझे कौन सा चार्ज इंड्यूस करना है? कैसे किया जाए? सिल्क क्लॉथ को अरे रबिंग नहीं करनी प्रभु, इंडक्शन से करना है। रबिंग हो गई, रबिंग हो गई, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन बचा। तो गुड गुड, कौन सी रॉड लेके आएंगे? गुड, वेरी गुड, थोड़ा सा दिमाग लगा। गुड। अगर यहां पे इसके पास अपन कौन सी रॉड लेके आए? नेगेटिवली चार्ज। अगर हम रबर रॉड लेके, तो रबर रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसका पूरा फिनोमिना उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव लेके आओगे तो उस साइड कौन से चार्ज हो जाएंगे? पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके कहां आ जाएंगे? यहां। उन इलेक्ट्रॉन्स को तुम क्या दे दो? अर्थिंग। अब पूरी बॉडी पे कौन सा चार्ज बचा? मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दोनों तरीके से चार्ज कर सकते हो, राइट। इससे क्वेश्चन आता था, दिस इज आउट ऑफ। यहां तक की कहानी क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट? हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज नीचे पहुंच गए तो अब सिर्फ नेगेटिव बचे, रॉड पे पॉजिटिव पड़ता। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, देखो तुम ये कह रहे हो कि यहां पे नेगेटिव बचे, ठीक, पॉजिटिव चले गए, यहां पे क्या बची? सिर्फ
रॉड। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए तो इस रॉड को हटा दिया। नहीं हटाते तो हाँ, नहीं हटाते तो फिर वहां पे ये यहीं पे रहते, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो ये यही है, पूरे कंडक्टर पे नहीं फैल पा रहे। पूरे कंडक्टर पे कब फैलेंगे, जब तुम इस रॉड का इफेक्ट क्या कर दोगे, खत्म। जैसे इस रॉड को यहां हटाओगे ये फ्री हो गए, फ्री हो गए तो पूरे में फैल गए। हाँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओगे तो इंडक्शन नहीं होगा। हाँ, फिर अट्रैक्शन। इंडक्शन सिर्फ आप कौन सी बॉडी में कर सकते हो, जो न्यूट्रल है। अगर बॉडी के पास ऑलरेडी चार्ज है तो फिर वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन हो गया। इसीलिए कहते हैं दैट इंडक्शन प्रिसीड्स अट्रैक्शन। ये एक बहुत पुरानी लाइन है, दैट इंडक्शन प्रिसीड्स अट्रैक्शन। पहले क्या होता है, इंडक्शन, फिर क्या होता है, अट्रैक्शन। और ये कब पॉसिबल है, जब आपकी कोई ना कोई एक बॉडी क्या हो, न्यूट्रल। अगर ऑलरेडी चार्ज है तो फिर अपन को उनको चार्ज क्यों करना। चार्ज कब करेंगे अपन बॉडी को, जब वो न्यूट्रल होगी, या फिर अपन उसमें चार्ज इंक्रीज करेंगे। अगर वो चार्ज है तो चार्ज इंक्रीज अगर करना है तो फिर आप चार्जिंग बाय कंडक्शन से करें। और अगर न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज इंड्यूस करना है तो फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन से। राइट, क्लियर। दीज आर दी 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लिखिए। आपने एग्जांपल दिया कि तेल को अगर आप पेपर किसी के पास लाओ, वो ट्रेंड आप चेकिंग स्टार्ट करते आप चार्ज। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि जो आपके पेपर बॉल्स है उसके पास है डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी चार्ज रहते हैं, तो वो आपकी पेपर बॉल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल्स, मतलब वो किसी ना किसी प्रोसेस से ऑलरेडी क्या हुए होंगे, चार्ज हुए होंगे। राइट, दैट्स राइट। एक और चीज, अगर मान लो कि डस्ट पार्टिकल्स या ग्लास जो आपके कागज के पेपर है वो चार्ज नहीं है, देखना, मान लो, गुड क्वेश्चन। ये देखो, ये सेम चीज मैं कह रहा था, इससे क्या होता है आपकी डेप्थ, ये देखो, अब तुमने इसको तो चार्ज कर लिया, मान लो कैसा चार्ज किया तुमने इसको, पॉजिटिव, मान लो इसके लो कैसा चार्ज किया, ये तुम्हारे कौन से पार्टिकल्स हैं, डस्ट, न्यूट्रल है, कैसे है, पास में लेके आओगे तो अब इनमें क्या होगा, इंडक्शन, क्या होगा, जैसे इंडक्शन होगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इससे क्या कर जाएंगे, ये भी हो जाए। दो चीजें हैं, इधर दे हैव द डस्ट पार्टिकल्स विच आर ऑलरेडी चार्ज, इफ दे आर नॉट चार्ज दे कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन इटसेल्फ। कैसे चार्ज हो सकते हैं, इंडक्शन। चलिए, गुड, लिखिए। प्रोसेस नंबर 1, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हेडिंग डाल ली, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन, कॉन्टेक्ट, लिखते लिखते क्वेश्चन सोचिएगा कि इनमें से कौन सी मेथड से आप इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हो। राइट, इफ एन अनचार्ज्ड बॉडी is touched, if an uncharged body is touched with a charged conductor या चार्ज्ड बॉडी, बॉडी के फॉर्म में लिखा है तो बॉडी लिख लो, चार्ज्ड बॉडी, कॉमा, इट मे एक्वायर, it may acquire charges similar to the charged body, similar to the charged body,
फुल स्टॉप। डायग्राम बना लो। Number 2, frictional electrification. Frictional electrification. इसके अंदर लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखने की स्पीड फास्ट रखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ two suitable materials under suitable conditions is called frictional electrification. Frictional electrification. एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, राइट। ग्लास रॉड वाला लिख लो, रबर रॉड वाला लिख लो, कोई भी लिख लो, राइट। कोई भी एक लिख लो। ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। उसका एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हो, ठीक है। Note number 1, one of the rubbed materials, note लिखिए, one of the rubbed materials loses electrons and becomes positively charged. And another material gains those electrons, and becomes negatively charged. Second note, no new charge is created. No new charge is created in the process of rubbing. No new charge is created in the process of rubbing. Third, the list of the materials ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, the list of the materials ब्रैकेट में electrostatic series shows that the bodies appearing
in the left shows that the body is appearing in the left are positively charged and vice versa, are positively charged and vice versa. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, हो जाएगी। जो भी आप नोट्स में लिख रहे हो उनमें से जो भी कोर्स में नहीं होगा उसमें आप एक क्रॉस बनाते जाएंगे, ठीक है? आपके फर्दर नॉलेज के लिए है। बाकी देखो क्या होता है, चीजें सिलेबस में नहीं होती हैं, लेकिन सीबीएसई का जो पेपर है वो ये चीज नहीं सोचता। मैंने आपको कल इसी बारे में बताया था। द लेवल ऑफ द पेपर वॉज मॉडरेटली डिफिकल्ट। द एनालिसिस सेज दैट कि तीनों स्ट्रीम के अगर पेपर मिलाए जाए तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर सीबीएसई का फिजिक्स का आया था, बिकॉज सीबीएसई हैज ऑलरेडी गिवन द गाइडलाइंस कि चेकिंग कैसी होनी चाहिए लीनियंट फिजिक्स में। हर एक क्वेश्चन घुमाया था, हर एक क्वेश्चन। इवन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिड्यूस्ड सिलेबस, द जीजर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट जो कभी नहीं पूछा गया, बहुत टाइम से रिड्यूस में था। 3 मार्क क्वेश्चन, मार्किंग करेंगे वो बात की बात है, बट मैंने बताया ये सब चीजें बच्चों को क्या करती हैं, पैनिक। तो बहुत अच्छी लेवल के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर दैट आप यहां पे कितना भी कर लो, कितना भी आपको दुनिया के हर क्वेश्चंस करा दिए जाए, फिर भी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। यू हैव नो चॉइस अदर देन टू डू द हार्ड वर्क, और यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो दोनों में से आप जो कर सकते हो आपके ऊपर है। आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बट इस टाइम का आप पॉजिटिवली यूज करिए। आप अभी शुरू हो गए हो अप्रैल में, आप सिलेबस से मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में खत्म हो जाओगे। उसके बाद भी बच्चों के पास 6 महीने रहता है अपना मेंस प्रिपेयर करने के लिए, अप्रैल वाला। या सीबीएसई के लिए तो ऑफकोर्स सेम ही है सब कुछ इधर उधर नहीं होता। अभी बच्चे जो प्रेमशंकर लोग, ये लोग 94-95 परसेंटाइल लेके आए, क्यों? क्योंकि वही सेम चीज। तो क्वेश्चन का जो लेवल मेंस का था वो सिंपल था एज कंपैरिजन टू सीबीएसई। शुरू से प्रिपेयर करते चलिए, क्वेश्चंस लगाते चलिए, मजा आएगा। नॉट ओनली इन फिजिक्स, इवन इन योर other subjects also, even in the chemistry, even in the your core subject, bio or maths. तो ये सारी चीजें देखते चलिए, राइट? देखिए, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में सीखा करिए। से मान लीजिए फिजिक्स में आई हैव टोल्ड यू द प्रॉपर वे कैसे करना है, अगर सूट करे यू कैन फॉलो इट इन द केमिस्ट्री ऑल्सो। अब ये रिक्वायर नहीं है कि आपका टीचर ही आपको बोले तभी आप करो। If you are feeling something good in chemistry, you can follow it in physics. More or less same ही है, except the syllabus। 10 चैप्टर फिजिक्स में भी करने चाहिए, इस पर मैं एक पेटिशन डालना है। 10 और 14 का बहुत वो है। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर हटाए, ये गलत है, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। उसके बाद पेपर भी सिंपल बनाते। सब्जेक्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। या पेपर डिफिकल्ट करना है तो सिलेबस कम करो यार, 14 से 10 करो। लिखो दूसरी, अपन के तो सिर्फ मुंह चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 नहीं, नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन की बहुत डेप्थ है, मैंने आपको उतना नहीं बताया बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस। इसमें बहुत सारा है, बाकी इतना आपके लिए काफी है, ठीक है? काफी तो नहीं पड़ती। और जानना है इसके बारे में तो पर्सनली पूछिए, आपको और बताया जाएगा, ठीक है? इतना
डायग्राम बनाते चलिए। अच्छा, इससे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अच्छे से सुनिएगा, बाद में बना लेना, बाद में, सुनो सुनो। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज लेके आए तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए, सब थोड़ी आए होंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुका होगा, क्यों? जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आए, these electrons are shifting towards that rod. After some time, this flow of electron has stopped. उसी के बाद हमने अर्थिंग की है। ऐसा क्या हुआ होगा कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अब रुक चुका है? जितना मैग्नीट्यूड का इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर बंद हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं है, ये तो अट्रैक्ट करना है। ये कम भी खींच सकता है, ज्यादा भी खींच सकता है। इसको अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज कर दो, मान लो बहुत ही ज्यादा, तो ये क्या सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। भैया जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है वो भी कुछ अट्रैक्ट करेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है वो भी इसको कुछ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे? बोलो। वही आप आते। अरे हम कह रहे हैं कि और हैवीली चार्ज अपन ले आए, मान लो बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज ले आए, फिर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा और अंदर घुसो उसके, देखो ऐसा क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा हिंट इस चीज से मिला है, हल्का सा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो रोकेंगे फ्लो को। उससे ज्यादा प्रॉपर अट्रैक्शन से ज्यादा बेटर यहां रिपल्शन देखो, अच्छे से देखो तो यहां पे आपको रिपल्शन दिखेगा। किसके बीच में रिपल्शन दिखेगा? वो रिपल्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। यहां इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। मान लो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां बचे, समझना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चालू करेंगे? करेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि वो रिपल्शन इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रोकेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहां पहुंच गए, अभी यहां से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये जो महाराज पहुंच गए ये इनको रिपेल करेंगे ना। और रिपेल करेंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको क्या होना? रुकना है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। डेप्थ है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बना लीजिए। चार पार्टिकल्स नहीं होते बेटा। अपन यहां पे जो अपन बेसिक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं वो अपन इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। ये जितना भी जो फिनोमेना हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो मूवमेंट और जो ट्रांसफर देख रहे हो वो आप इलेक्ट्रॉन्स का देख रहे हो। अच्छा, अर्थिंग पूछ रहे हो। अर्थिंग में क्या होता है कि दोनों टाइप के चार्जेस यहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने का मतलब है कि ये वाला स्पेस जो है वो हमने खाली कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहां पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि कम इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि आपने अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ले लिए, तो वो कंप्लीटली बॉडी कैसे होगी? नेगेटिव। ठीक, ये होता है। और अगर वहीं पे आप ह्यूमन बॉडी लगा दो, जैसे मोमेंटली टच किया, तो अब जो अपन ने क्या किया था, जो उस साइड इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी से क्या कर दिए? ट्रांसफर। तो वो पूरी बॉडी कैसी हो गई?
पॉजिटिव, ऐसे होता है। देखो बन गए। द प्रोसेस बाय विच the neutral conductor, the process by which the neutral conductor, संस्कृति का so, is made, neutral conductor is made electrically charged while placed near a charged object. While placed near a charged object is called induction. एक क्वेश्चन मैंने किया था लिखने के पहले, इंसुलेटर्स। बैठो। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन से हो सकता है। कैसे? So what is the basic difference between the insulator and the conductor? That the conductor has the free electrons. इंसुलेटर्स के पास नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यही एक बेसिक डिफरेंस है, ये सबको पता है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर? द कंडक्टर्स हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और द कंडक्टर्स आर दोज which allow the flow of electrons through it. कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जो अपने आप से फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करते हैं? अलाउ। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स है जो अपने आप से फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करते। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर्स के पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्टर्स को चार्ज करना इजी है बिकॉज दे कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। इंसुलेटर्स, हाँ तुम क्या बोल रहे थे पहले? ये तो हाँ होगा क्योंकि जैसे अपन ने पिछले वाले जो आपने एग्जांपल बताया, हाँ तो जो भी मतलब हाईली चार्ज गुड, ठीक है, इंड्यूस कर, वेरी गुड। मतलब दो चीजें डालनी पड़ेंगी इंडक्शन में। पहली चीज ये कि अपन को हैवीली चार्ज बॉडी लानी है तो उससे इंसुलेटर चार्ज होंगे, और एक डिस्चार्ज करने। दूसरा अपन को एबनॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन वहां जनरेट करनी पड़ेगी। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में इंसुलेटर्स से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, तो आपको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने हैं तो इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन से हो जाएगा, लेकिन दो प्रॉपर कंडीशन उसमें क्या डालनी पड़ेंगी? पहली हैवीली चार्ज बॉडी, दूसरा एबनॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। ओके, हाँ रबिंग, गुड। रबिंग से तो कर ही रहे थे अभी अपन। हाँ, और हाँ इंडक्शन में इंडक्शन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। हाँ फ्रिक्शन से ले सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से अपन ने किया ना, अभी प्लास्टिक गला, ये ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड सब इंसुलेटर्स हैं, ये कंडक्टर्स थोड़ी है। इसमें चार्जेस इंड्यूस किए ना, तो वन प्रोसेस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, अनदर यू कैन यूज इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन उसमें दो कंडीशन डालनी पड़ेगी। एक तो इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और जनरेट करना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, फ्री होंगे। दूसरा, हैवीली चार्ज बॉडी लेके आओ उसके पास। ग्लास रॉड जो लेके आ रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? हैवीली चार्ज।
उससे क्या होगा कि आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। अगर थोड़े से बाउंड, अगर हैविली भी है तो उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो दो कंडीशंस रहेंगी तो इंसुलेटर्स भी चार्जिंग बाय इंडक्शन से चार्ज हो सकते। क्लियर? फाइन। अभी जितना लिखा है, जितना पढ़ा है, उसको एक बार देखिए, गो थ्रू करिए अपने नोट्स से फास्ट, एक एक लाइन। देन आई विल आस्क, कुछ भी फ्रॉम कहीं से, किसी भी बच्चे से आप पे बनना चाहिए। ये डाउट हाँ तो अपन कुछ क्रेडिट्स करते हैं चार्ज इन रेस्ट बट इसमें हाथ मोशन हो रहा है चार्ज यहाँ पे चार्जेस का मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। और अभी अपन उस फिनोमेना पे नहीं होते। देखो यहाँ, हाँ ठीक है, मतलब आप ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो रिलेटेड फिनोमेना है अभी आप उस पे नहीं आए ना। आप अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पे नहीं आए, आप पोटेंशियल पे नहीं आए। यहाँ पे आपको चार्जेस मोस्ट प्रोबेबली रेस्ट पे दिखेंगे। ये फिनोमेना जो है वो रेस्ट के कारण है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। हाँ बेटा, इसको जोड़ो पहले। ये वायर है जो इससे इसमें लगा है, एरो नहीं है, अपने आप ट्रांसफर नहीं होंगे। इसको भी जोड़ो, कनेक्ट करो। अब इस वायर से ये पॉजिटिव चार्ज, ये पहले न्यूट्रल था, तो तुमने ये वायर जोड़ा तो ये पॉजिटिव चार्ज किसमें चले गए, इसमें शेयर कर लिए, पूरे नहीं गए। मान लो इसमें पहले क्यू चार्ज था, तब इस पे कितना बचेगा, Q/2, और इस पे भी कितना आ जाएगा। हाँ, अमाउंट दोनों में, अगर डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर सेम है तो। अगर डायमेंशन कंडक्टर के अलग अलग है तो अलग अलग चार्ज ट्रांसफर होगा। वो और एक्सट्रीम केस है, वो अपन को नहीं है। ठीक, पढ़ लिया? हाँ, अर्थिंग की जगह पर ना कोई अदर ऑब्जेक्ट लाके टच करवा दें पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट जैसे टच कराओगे तो इशू, यहां पे भी आप ऑब्जेक्ट की टच कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अर्थिंग किससे कर रहे हो, वायर से, तो वायर भी तो एक कंडक्टर ही है, तो वायर को टच किया, तो वही आप कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट टच करके उसके चार्ज क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब हाँ, वहां पे आप कह सकते हो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन देखने को मिल रहा है जहां पे आप अर्थिंग करते हो। ठीक है, हाँ, कोई भी पूछ लो। थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, है ना, थोड़ा सा। हाँ, इस केस में आप इस रॉड को इसमें टच कर दो, क्या करोगे, टच कर दोगे तो फिर वो प्रोसेस बिगड़ जाएगी, मतलब इंडक्शन नहीं कहलाएगा ना, फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन होने लगेगा, मतलब बीच में प्रोसेस फंस जाएगी। अभी ये जो आपको चार डायग्राम बनाए हैं, ये ऐसे आपको दिख अलग अलग रहे हैं, ये लेकिन बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये पूरा काम अपन ने बहुत जल्दी किया है ना। अच्छा, बीच में अगर तुम प्रोसेस को चेंज कर दोगे तो फिर कुछ नया आपको फिनोमेना देखने मिलेगा। नया तो क्या ही मिलेगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा, ये प्रोसेस पूरी चेंज हो जाएगी। वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ चार्जेस एड्रेस हाँ, उसको भी, वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोशन ऑफ चार्ज नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अभी आप जो फिनोमेना देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, पोटेंशियल देखोगे, ये सब चार्जेस एट रेस्ट के कारण थे। यहां पे आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक? तो अभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको चार्जेस रेस्ट पे, मतलब ऐसा, क्योंकि आप बार बार इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते, इसलिए। ठीक है, हाँ शेयर हो गए, शेयर, हाँ, तो भी तीनों में शेयर हो जाएंगे। हाँ, वो अभी समझ में आएगा कि वो कैसे इक्वली नहीं होंगे, कैसे अलग अलग होंगे, वो मतलब थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट है, वो मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूंगा। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों अगर तुम लेके आओ तो अब Q/3 Q/3 Q/3, देखो ऐसे होगा। अब देखा ही लोग, रुको करो थोड़ा सा। देखो, अभी एक बॉडी थी, कितना चार्ज था, ठीक, दूसरी लेके आए,
टच करो, ठीक। अब दोनों पे कितना हो गया, Q/2। तीसरी लेके आओ, तीसरी को किससे टच करना है? अब तुम ऐसे कहोगे कि तीनों स्फीयर लेके आओ, तीनों को एक साथ टच कर दिया, तो ऐसे नहीं, ऐसे में हाँ Q/3 चला जाएगा, लेकिन एक एक करके करोगे ना। अब मान लो तुम तीसरा स्फीयर लेके आए, स्फीयर सी, इसको तुम पहले किससे टच कर रहे हैं? Q/2 प्लस 0/2, तो Q/4 हो जाएगा। तो इस पे भी कितना हो गया, अब इस पे कितना हो गया, अब तुमने इसको मान लो किससे टच किया, इसके पास पहले कितना था, Q/2, इसके पास कितना है, Q/4, Q/2 प्लस Q/4/2। सॉल्व करोगे जितना भी आएगा, तीनों के चार्जेस निकाल लीजिए, ऐसे बढ़ता जाए। हाँ, तो फिर आप कह सकते हो कि मीन लोगे तो Q/3 आपको, अगर मान लो तीनों को मोमेंटली टच कर दो, मतलब एक बॉडी ली और उससे दो स्पेयर्स क्या कर दिए, टच, तो फिर हो जाएगा। तो बॉडीज को छोड़, अच्छा मतलब कनेक्ट करके बस छोड़ दो। मोमेंटली टच का मतलब होता है टच किया और अलग कर, अलग नहीं करोगे तो भी चार्जेस शेयर रहेंगे। अगर मान लो दोनों बॉडीज टच जाए तो भी दोनों पे Q/2, ठीक। और लिया, आगे बढ़े, थक रहे, 2-4 मिनट रुक जाओ, पानी आने की, मरो मत अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखना है, अभी टाइम कितना होगा, बस देखो अभी से हैबिट डाल लो, 1-1.5 घंटे पढ़ने, अच्छा रहेगा। 12वीं में और कोई ऑप्शन है नहीं, बातें बातें कर लो, डिस्कस कर लो। कल से गर्ल्स इस साइड बैठेंगे, बॉयज इस साइड बैठेंगे, हाँ, ऐसे ही करेंगे। वो भी बताएंगे क्यों, जितना कह रहा था ना सुन। वो पहली कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा जहां पे रेशियो गर्ल्स का ज्यादा है। इस साइड चेयर पीछे तक डलवाई है, यहां बनोगे नहीं तुम लोग, तो यहां पे बैठने, यहां पे बॉयज को बैठने, इनका रेशियो बढ़ेगा तो यहां पे बिठा लें, नहीं बैच बाइफरकेट करें, 70 के ऊपर जाएगा तो बैच तोड़ दें, 2 बैच का। हाँ बेटा, एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, और कोई बॉडी की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है। तो यहाँ पे एफिनिटी से मतलब टेंडेंसी। हाँ, मारो मत, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से, अरे हर जगह अच्छा लगा, अभी 2 कूलर लग जाएंगे, सब में अच्छा लगेगा, टेंशन मत। एक और क्वेश्चन है अभी, हाँ मतलब ये अपन ने कर लिया, इसके बाद क्या करें, तो इसके पास पैसे नेगेटिव प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। इंडक्शन सिर्फ तभी होगा, फिर यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होने लगेगी। हाँ वही, मतलब रिपल करने, इंडक्शन तभी होगा जब न्यूट्रल बॉडी है। अब चार्ज हो गई तो अब इसके बाद अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। हाँ, एक और क्वेश्चन, पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में से किसका मास ज्यादा रहेगा? अगर मान लो एक सेम बॉडी है, एक सेम बॉडी है, और उसी बॉडी को हमने इक्वली पॉजिटिवली चार्ज किया है और उसी बॉडी को हमने इक्वली नेगेटिवली चार्ज किया है, समय, तो दोनों में से कौन सी बॉडी का मास ज्यादा होगा? समय से पूछ रहे हैं आप, कंट्रोल किया करो अपने इमोशंस को। हाँ, कौन सी बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा? अरे यार थोड़ा सा तो सोचो, दिमाग तो लगाओ,
कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, किस पे अब मास ज्यादा है, किसका मास कम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा लेकिन होगा। कौन सी हैवीली होगी, कौन सी लाइटली होगी। तो नेगेटिवली चार्ज हैवीली होगी और पॉजिटिवली चार्ज। अमृता, कौन सी बॉडी का मास ज्यादा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में से? नेगेटिव का। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बेटा क्या होगा? और पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो उससे क्या होगा? मान लिया लूज और गेन किया, तो वो कैसे उसका ज्यादा हो गया मास और उसका कम हो गया? पॉजिटिव में अट्रैक्ट करेगा तो उसका मास कम हो जाएगा। हाँ ऐश्वर्या, क्यों होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी है? मास बढ़ जाएगा। गुड। क्यों? गुड। जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस इलेक्ट्रॉन का मास अब उसके पास चला गया ना, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने मास लूज किया है। कितना मास गेन किया और कितना मास लूज किया कौन बताएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब 10 पावर माइनस 31 है बहुत छोटा, लेकिन है तो ज्यादा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा रहा है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसी हो जाती है? हैवीली। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसी रहती है? लाइट। क्लियर? ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लिखो, मुंह मत बनाओ ज्यादा, लिखो। क्या बधाई, मिठाई नहीं खिला रही? पता पड़ेगा क्यों हमें, ज्वाइनिंग हो गई कोई की? पता चला नहीं, हमें पहले से। वो तो कब का मतलब डिले था ना, वो लटका था फालतू का। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ हाँ, कुछ किसमें बोला था? हाँ, रबिंग से। ठीक है। हाँ, सेम इंडक्शन में अगर मान लो तुम पूरी प्रोसेस की बात करोगे तो कंप्लीट सिस्टम में जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। इवन इन इंडक्शन, इवन इन एवरी सिंगल प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस लॉ इज यूनिवर्सल, राइट? आपको सिर्फ पूरा सिस्टम कंसीडर करना है। नंबर वन, अगेन देर आर थ्री प्रॉपर्टीज: एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। इन प्रॉपर्टीज है। देखिए, इंडक्शन में आपको इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इंडक्शन वी हैव नॉट डन इन डेप्थ, बिकॉज इंडक्शन इज आउट ऑफ। बाकी इंडक्शन की डेप्थ आपको अगर कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको और दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। यहां पे आपको नहीं है रिक्वायर, नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो एडिटिविटी। एडिटिविटी आप जानते हो, देखो ओम बताएगा। Now this is a rod, ठीक? इस रॉड के ऊपर ये चार्ज है, ठीक? इस रॉड के ऊपर कंप्लीट चार्ज कितना है? What is the net charge on this rod? माइनस क्यू। कितने लोग माइनस क्यू के साथ एग्री कर रहे हैं? द नेट चार्ज ऑन दिस रॉड इज माइनस क्यू। देख लो अच्छे से, दिख रहा है बेटा? और ऊपर बना है रॉड, देख रही? कितना है नेट चार्ज? क्या नाम है तुम्हारा? संस्कृति। ओके संस्कृति, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस रॉड?
पीछे बैठ के अगर बातें की, अभी 2-4 दिन में रोटेशन चालू कर दूंगा मैं। अपना रो फिक्स कर लीजिए और वो रो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करेगा। और ऐसा नहीं आज यहां बैठे, कल वहां बैठे, परसों और वहां बैठे। फिक्स योर रोज, द रोज विल बी रोटेटेड। देखो ना अग्नि कितने अच्छे से कल यहां बैठी थी, वहां चली गई। सबको माननी चाहिए सर। ठीक है, ओके फाइन, बात हो गई। द नेट चार्ज ऑन दिस रॉड इज माइनस, दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो उस बॉडी पे फैले हुए चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है। कैसा सम है? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है आपको उनके साइन के साथ ऐड करना। अगर आप एल्जेब्रिक सम ना करके सिर्फ सम करते तो यहां पे टोटल चार्ज आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 क्यू मिलता। बट द एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि आप उसके साइन के साथ उसको क्या करो? ऐड। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट कि कोई भी कंडक्टर पे, एक्सटेंडेड कंडक्टर पे जो टोटल चार्ज है, वो चार्ज जो है जो उस बॉडी पे फैला हुआ चार्ज है ना, उस सबका क्या है? एल्जेब्रिक सम। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी, द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं यहां पे एक और प्लस क्यू लिख देता तो इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना हो जाता? दिस चार्ज इज न्यूट्रल, सॉरी, दिस रॉड इज न्यूट्रल। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नंबर 2, कंजर्वेशन। दूसरा क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यू ऑलरेडी नो। किसी भी चीज का कंजर्वेशन क्या प्रॉपर्टी स्टेट करता है? कंजर्वेशन स्टेट्स दैट द फलाना क्वांटिटी इज रिमेन्स कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। It can neither be created nor be destroyed. Either it could be the conservation of energy, conservation of mass, conservation of mass energy, conservation of momentum, angular momentum, conservation of charge. इतने conservation आपने already पढ़े हों. So the conservation of charge states that the charge can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपने अभी आज की क्लास में देखे हुए हैं इसके, जहां पे आपके चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहे थे? ट्रांसफर। इसके एग्जाम्पल्स आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से लिखवाए जाएंगे। 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एक आपको यूरेनियम का दिखाया जाएगा कि कैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, राइट? इसकी डेप्थ आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 13 विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दे दूंगा। यूरेनियम का जो न्यूक्लियस रहता है वो कैसा रहता है? अनस्टेबल, बहुत लार्ज। कहां पे देखा होगा आपने? यूरेनियम 238। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो टूटना चाहेगा, उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है, यूरेनियम टूटता है तो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल के साथ साथ एक और एलिमेंट बनेगा। दोनों के चार्जेस देखोगे आपको क्या मिलेंगे? सेम। दूसरा एग्जांपल यहां आपको लिखाया जाएगा एनिहिलेशन का, जिसको आप कहते हो गामा पार्टिकल डीके। जब गामा पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है, कैसा है गामा पार्टिकल? किसमें टूटेगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में नया पार्टिकल मिलेगा, पॉजिट्रॉन। अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी नहीं जा रहा दिमाग में तो टेंशन मत लो, यहां पे सिर्फ एज ए एग्जांपल यूज करेंगे, आपको वहां अच्छे से समझाया जाएगा, राइट? So second property is conservation of charge. Clear to everyone? Clear. Third and the most important, quantization. कौन बताएगा? What is quantization? What do you mean by quantization? ये word, हाँ, उसकी कैसी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्वांटाइज नहीं होता। थोड़ा सा और, हाँ शिवांश। गुड गुड, मतलब एक हद तक बहुत ठीक है। और कोई? गुड। क्वांटाइज का बेसिक फिजिक्स से मतलब नहीं, मतलब बेसिक मतलब कोई एग्जांपल से कोई समझा सके व्हाट इज क्वांटाइज्ड? स्मॉलेस्ट। गुड गुड, पैकेट्स, क्वांटाइज्ड पैकेट्स।
थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। हाँ जिस आप केमिस्ट्री में था हम्म, जो लाइट होती है हाँ फोटॉन्स क्वांटाइज है, क्वांटा है फोटोन। हाँ हाँ, आप ट्रांसफर हुई वो किसी को अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में। हाँ यहाँ पे क्वांटम जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाँ ठीक है, तो मतलब पैकेट्स के फॉर्म में हो रहे हैं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो गुड, मतलब ये प्रोसेस है। इसमें क्वांटाइज का मतलब क्या है? मतलब मैंने कहा कि चार्ज इज क्वांटाइज, अच्छे से समझना। मैंने कहा चार्ज इज क्वांटाइज। इससे एक सिंपल लाइन क्या निकल के सामने आ रही है? वो पैकेट्स में ट्रांसफर हो सकती है, ये नहीं कि वो वेव में। अच्छा, वो पैकेट्स में ट्रांसफर होती, वेव में नहीं, फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर हो सकती। एक्सीलेंट, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब बिल्कुल सही। एक रहता है ना कि टीचर कुछ सुनना चाहता है तो दिमाग में घर से बना के आया है कि जब ये बोलेगा तभी आंसर। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं, प्रमोशन वीडियो बनाने का फायदा नहीं है। मतलब सही बोला उसने, सही बोला, कसम से सही बोला। सी, क्वांटाइज का मतलब होता है ग्रेनी नेचर। ग्रेनी नेचर का मतलब होता है, गेहूं देखा है, गेहूं देखा है, आप गेहूं क्या कर सकते हो? काउंट। क्वांटाइज का मतलब होता है काउंट कर पाना। अगर मान लो चार्ज क्वांटाइज नहीं है तो आप चार्ज को ऐसे नहीं काउंट कर सकते, पहले 1 गया, फिर 1.27 गया, फिर 1.38 गया, फिर 1.46 गया, फिर 2, फिर 2.1। नहीं, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू कैन काउंट द चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज। आप चार्ज को कैसा नेचर दे रहे हो? ग्रेनी। उसी ग्रेनी का एक वर्ड आप बोल रहे थे पैकेट्स, एक वर्ड आप बोल रहे थे क्वांटा। सिर्फ चार्ज कैन ट्रांसफर्ड इन नंबर्स, चार्ज कैन बी क्वांटाइज। गेहूं यू कैन काउंट 1 2 3 4, राइट? सो चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा हो सकता है? आप काउंट कर सकते हो चार्ज को, नंबर्स में होता है। कैसे में होता है? नंबर्स, राइट? बट यहां पे भी एक ग्लिच है। चार्ज क्वांटाइज्ड सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, या सॉरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, छोटे लेवल पे। अगर आप बड़े लेवल पे देखो, मान लो ये रॉड है, ठीक, इस रॉड पे चार्ज है बहुत सारे, नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो जब मैक्रोस्कोपिक पे देखते हो तो बहुत सारे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, आप यहां पे इन चार्जेस को काउंट नहीं कर सकते। तो चार्ज की प्रोसेस है या प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। और क्वांटाइज्ड यहां पे चार्ज को करने के लिए अपन एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू N। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब है I dot E, it means the virtue of which it is the integral multiple of elementary charge। चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज E का मतलब है 1.6 into 10 power minus 90, and when you multiply this by n, which is a particular close to 1 2 3 4 5 6 7 8 dash dash dash, तो आपने यहां पे अपने चार्ज को क्या कर दिया? क्वांटाइज कर दिया। आपने अपने चार्ज को कैसा कर दिया? ये आपने n का मल्टीप्लीकेशन पहले केमिस्ट्री में देखा होगा, कहां पे देखा? E is equals to h नहीं, तो उसमें n था। गुड गुड। Postulate number 2, quantum condition, which says that the angular momentum of an electron in any orbit is equal to the integral multiple of h upon 2 pi। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, mvr is equals to nh upon 2 pi, if I am not wrong। ये है क्वांटाइजेशन। तो यहां पे आपको अगर चार्ज को क्वांटाइज करना है, मतलब चार्ज को क्या देना है? नंबर।
n is the number, integral multiple. E is the elementary charge, which is 1.6 into 10 power minus 19. Q is equals to Ne. क्वेश्चन कैसे आता है देखो, कहता है सुनना अच्छे से कि पॉलिथीन को आपने चार्ज किया, कैसा चार्ज किया? नेगेटिव. ठीक, पॉलिथीन को आपने नेगेटिवली चार्ज किया और पॉलिथीन के ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया? मान लो 2.6 कूलम. कितना आया? 2.6 कूलम. पूछेगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ऑन दी पॉलिथीन. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन के पास? फिर से सुन, पॉलिथीन कैसी चार्ज हुई? नेगेटिवली. अगर पॉलिथीन नेगेटिवली चार्ज हुई है तो पॉलिथीन के पास ऑफकोर्स सी बात है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे. ठीक, मैंने आपको गिवन दिया है कि पॉलिथीन पे जो चार्ज आया वो 2.6 कूलम आया. कितना आया? 6. आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन. क्या पूछ रहा है इस फॉर्मूले के बेसिस पे? एन पूछ रहा है. क्या निकालना है? एन. एन आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. वही इसी को अपन इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल. तो अगर आपको यहां पे एन फाइंड आउट करना है तो आपको क्यू अपॉन क्या करना पड़ेगा? ई. आई हैव गिवन यू द चार्ज विच इज 2.6. क्यू गिवन है. ई आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस. दोनों को डिवाइड करोगे, यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया? हाँ, क्लियर? सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता होना चाहिए कि उस बॉडी पे कितना चार्ज आया है. ठीक, अगर मान लो यहां पे आपसे पूछा जाए कि पॉलिथीन के ऊपर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिवली है, कौन सा है? तो यहां पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप ये फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने क्या किए हैं? लूज. सॉरी, गलत बोल. यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी लूजेस. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो अलग है, उसका रोल यहां पे नहीं है. ठीक, तो भूल जाना मैंने क्या बोला. यू कैन ओनली फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी गेन्स और यू कैन ओनली फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लूज, विच इज कॉल्ड एन. जो क्या कहलाता है? एन. तो एन निकाल सकते हो क्यू अपॉन ई से. या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक बॉडी पे 1.6 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. ठीक, तो आपसे पूछेगा कि उस बॉडी का चार्ज बताओ, तो अब आपको क्या फाइंड करना है? क्यू. यू ऑलरेडी हैव एन, यू ऑलरेडी हैव. ठीक, नाउ द क्वेश्चन कम्स. अलीफा, व्हाई द चार्ज इज क्वांटाइज्ड? चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है? Why the charge has a grainy nature? चार्ज हमेशा नंबर्स में क्यों काउंट किया जाता है? Why the charge is quantized? अंशिका, क्यों है? बैठ बैठ बैठ, खड़े नहीं, बैठ जा. कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अब बैठ के आंसर दीजिए. मोस्ट रिस्पेक्टफुल थिंग फॉर मी इज द करेक्ट आंसर, but not to standard. Have it. क्यों? वेरी गुड. क्यों नहीं कर सकते अपन रेशनल में काउंट उसको अपन? ऐसा क्या यहां पे फिनोमिना हो रहा है जिसके कारण आप हमेशा नंबर्स में काउंट कर रहे हो? जी हाँ, दौड़ाओ घोड़े. जी हाँ, गुड 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 गुड. अंकित है सोच रहे हैं.
हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हर्ष। इसका शिवम। बताओ। हाँ सार्थक। Good. Charge is due to the transfer of electrons. Electrons can only transfer in numbers. आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं। आप हमेशा एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं तो चार्ज भी कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा। दैट्स व्हाई द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिर वो नंबर्स में ट्रांसफर नहीं होंगे। अरे तब भी होंगे, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाओ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी कहां पे एप्लीकेबल है? छोटे लेवल। बड़े लेवल पे क्लियर? दिस इज क्वांटाइजेशन। नाउ यू कैन गो।